हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। क्लास 12th का चैप्टर है ये। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। सबसे पहले देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं रेट और फैक्टर। जो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके जो रेट को जो मतलब उसको जो कंट्रोल करती है ना, ऐसे फैक्टर्स हमने पढ़ने हैं। और उसका रेट क्या है, स्पीड क्या है उसकी, वो हम जो है केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। जैसे आपको मालूम है, काइनेटिक्स मतलब मोशन, केमिकल्स की मोशन, उनकी स्पीड। ठीक है। अब थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, कि कोई रिएक्शन फिजिबल हो सकती है या नहीं, यानी वो कैरी आउट भी होगी कि नहीं होगी। ठीक है। लेकिन जो केमिकल काइनेटिक्स है वो ये बताता है कि अगर रिएक्शन हो रही है तो उसकी स्पीड क्या है। ठीक है। उसकी स्पीड जो है वो कितनी जल्दी होगी, कितनी स्लो होगी, और कौन से फैक्टर जो हैं उसकी स्पीड को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि कुछ फैक्टर होते हैं, कंसंट्रेशन जो आप ले रहे हो रिएक्टेंट का, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट अगर आपने ऐड कर दिया है, तो इन सब की वजह से उसकी जो रिएक्शन की स्पीड पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है, बढ़ती है, घटती है। ठीक है। तो वो ये सब जो है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर देखा जाता है। तो हम यहाँ पर दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। एक एवरेज है, एक इंस्टांटेनियस है। ठीक है। वैसे तो हमारा इंस्टांटेनियस से ही काम है, लेकिन एवरेज भी आपको समझा देता हूँ, और जो फैक्टर इन रेट्स को असर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन देखिए। ऑब्वियस ही बात है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक तो हमें रिएक्टेंट चाहिए, और रिएक्टेंट से बनेंगे प्रोडक्ट। ठीक है। यानी कि जो चीज़ें रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगी। तो जितनी जल्दी कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है और जितनी जल्दी अगर प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसका मतलब है काफ़ी तेज़ रिएक्शन है ना। और अगर धीरे धीरे काम हो रहा है, रिएक्टेंट गायब ही नहीं हो रहा है, या रिएक्ट नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट बन नहीं रहे हैं, इसका मतलब स्लो है। तो जो स्पीड है रिएक्शन की और रेट ऑफ रिएक्शन है, कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। भाई, इनकी जो कंसंट्रेशन कितनी जल्दी घट रही है और इनकी कितनी जल्दी बढ़ रही है, तो उससे हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो समझा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, डेल्टा आर चेंज इन, ठीक है, डेल्टा आर है चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, डेल्टा पी इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। डेल्टा टी इज चेंज इन टाइम। ठीक है। सो अब रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। माइनस क्यों? क्योंकि घट रही है उनकी, है ना, उनकी जो कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना। पहले ज़ीरो थे इनिशियली, फिर बाद में कुछ बन रहे हैं, तो उसकी वजह से। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी प्रोडक्ट। ठीक है। तो हम इसके टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को समझा सकते हैं कि क्या चेंज आ रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में विद टाइम, और क्या चेंज आ रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में विद टाइम। ठीक है। इसकी यूनिट आप देख ही पाए होंगे, कंसंट्रेशन की होती है मोल पर लीटर, और नीचे है सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये बन जाएगी एटमॉस्फेयर पर सेकंड। ठीक है। अब ये एवरेज रेट जो है ना, ये हम एवरेज होती है, ये हम पर्टिकुलर इंस्टांट पे नहीं समझा सकते, बिकॉज पर्टिकुलर इंस्टांट पे डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। अब आप मान लीजिए कि अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है, तो आप अपने एवरेज स्पीड देखो, तो वो लेट से आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपने इन बिटवीन जर्नी में कहीं आपकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हुई होगी ना। लेकिन एवरेज आप जब निकालें तो आपने कहा होगा हाँ यार, मैं तो 50 की स्पीड से आ गया हूँ, है ना। लेकिन बीच में कई बार ब्रेक लगानी पड़ जाती है, कई बार स्पीड पकड़नी पड़ जाती है। ठीक है। तो इंस्टांटेनियस चीज़ें होती हैं वो एवरेज से बहुत डिफरेंट होती हैं। तो इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर डेल का यूज़ करते हैं, डी माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक है। और डी पी बाई डी टी प्रोडक्ट में आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा टी होता है वो बहुत स्मॉल टाइम होता है। इंस्टांटेनियस मतलब अभी जस्ट पलक झपकते ही आपने पता करना है कि क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे टाइम दे रखा है सेकंड्स में, यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है। ठीक है। ब्यूटाइल क्लोराइड की C4H9Cl की। ठीक है। सो हमें 600 सेकंड्स पे पता करना है, तो आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे कर्व के अलोंग, उनको ऐसे
एक ट्रायंगल कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइम में फ़र्क आ रहा है 800 400 और यहाँ पे फ़र्क आ रहा है कुछ मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए 0.0165 और 0.037, ठीक है। तो यहाँ पे 0.037, यहाँ पे 0.165, तो ऐसे आप, ठीक है, इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे, इसके अंदर इसको माइनस करेंगे तो ये स्लोप जो आएगी ना, जो P/B जो tan आएगा ना, जो स्लोप आएगी वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट देगी इस पॉइंट के ऊपर 600 के ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सो आगे एग्जांपल है, जैसे HgL लिक्विड में है ना, क्लोरीन गैस, तो ऐसे तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे बताओगे, ये रिएक्टेंट्स हैं, तो जहाँ में पीछे पढ़ा था हमने -ΔR/ΔT, तो रिएक्टेंट्स को लिख दीजिए बस यहाँ पे, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट क्लोरीन है, और प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट को लिख दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार, अच्छा प्रोडक्ट वाला प्लस में लेना है, मालूम ही आपको है ना। इसी प्रकार आप इसका भी लिख सकते हैं HI का, ये एक ही रिएक्टेंट है यहाँ पर, तो आपने -ΔHI/ΔT लिख दिया, और प्रोडक्ट्स दो हैं, ΔH2/ΔT, ΔI2/ΔT, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर जो मोल्स होते हैं ना, उससे आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर तो 1 1 है तो 1 1 ही आ गया, यहाँ पे 2 है तो 1/2 आप लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये तरीका होता है लिखने का, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए, रिएक्टेंट्स हमारे पास 3 है, प्रोडक्ट्स हमारे पास 2 हैं, तो 3 के आगे माइनस साइन आया है, ठीक है। और उनके जो मोल्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, वो हमने नीचे 1/5, यहाँ पे तो 1 नहीं है, यहाँ पे 1/6 ऐसे लिख दिया, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है। तो प्रोडक्ट्स को प्लस में रखना है, और ये जो इस तरफ रिएक्टेंट उनको आगे माइनस साइन देना है, ठीक है। आगे है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, जैसे मैंने पेज पहले भी डिस्कस किया कि कंसंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट्स का, वो उससे अफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब रेट लॉ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेट लॉ, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। रेट लॉ, और अच्छा, जब हम सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफ़ाइन करते हैं ना, तब हमें उससे कहते हैं रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन की जाती है। जैसे आप यहाँ पे जनरल रिएक्शन देखिए, दे रखी है, A B रिएक्ट करके C और D बना रहे हैं, आगे मोल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो है वो लिखे हुए हैं। अच्छा, अब जो रेट एक्सप्रेशन है फॉर दिस रिएक्शन इज़, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी फैक्टर क्या कहता है कि जो रिएक्शन की जो रेट है ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है। उसी का इस्तेमाल करके हम रेट लॉ बनाते हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वही एक प्रीडोमिनेंट फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करता है, तो हम उसके टर्म्स में समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम x और y लेते हैं ना, ये A और B हों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, ज़रूरी नहीं होता है कि जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सामने लगे होते हैं उतने ही इस्तेमाल हों जब रिएक्शन एक्चुअली हो रही है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्चुअल जो होते हैं। तो ये x और y जो हैं ये डिफरेंट होते हैं A और B से, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, मोल्स एक्चुअली में A के और B के, ठीक है। तो अब देखिए, हमने पीछे ये भी पढ़ा था भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो -dR/dt भी होता है। अब यहाँ से ये भी होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमने K लगा दिया। K को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, ये पहले वाले डेफिनेशन से आया है, ठीक है, ये रेट लॉ वाले एक्सप्रेशन से आया है, दोनों को बराबर रख दिया, बिकॉज दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन समझाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इस टर्म में भी समझाई जा सकती है और ऐसे भी समझाई जा सकती है, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दिया तो वहाँ से आ गया ये हमारे पास। अब हम इसके लिए अगर रेट लॉ लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे -dR/dt, ठीक है, KNO2 O2
1 कंसेंट हमारे पास जो दो रिएक्टेंट्स हैं वो ये हैं, उनकी कंसंट्रेशन हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में देते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो ए और बी के सेम ही हैं, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा हो, ठीक है। तो CH Cl3 + Cl2 ये एक रिएक्शन है जो ये दे रही है प्रोडक्ट हमें। यहाँ पर हमने रेट लॉ को इस प्रकार लिखा है, ठीक है। यही होता है ना कि इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू एक्स एंड वाई, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एंड वाई देखिए डिफरेंट है, यहाँ पर 1 है पर यहाँ पर हाफ है, ठीक है। यानी एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसके एक्चुअली इतने मोल कंज्यूम नहीं होते जितना यहाँ पे इक्वेशन में दिखा रखा है इतने कंज्यूम होते हैं, ठीक है। तब जाके रिएक्शन ये हो जाती है। तो इसी प्रकार एक आध एग्जाम्पल और दे रखी है। जो रेट लॉ है फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय मेरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है, पर हम इसे देख के नहीं कह सकते भी इसी प्रकार ये काम करेगी। एक्सपेरिमेंटली दिखा गया है कि ऐसे काम करती है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? अब जो रेट लॉ के अंदर जो एक्स और वाई रहते हैं, जिस पावर को हम मतलब जौन सी पावर से हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो होती है उसको रेस करते हैं, उनका सम जो होता है वो ऑर्डर होता है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्योंकि रेट लॉ खुद एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो एक्स एंड वाई एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन होंगे ना। फिर जो ऑर्डर आएगा उनको ऐड करके वो भी एक्सपेरिमेंटली आएगा। ये ज़ीरो भी हो सकती है, क्या पता, डिपेंड ही ना करती हो रिएक्टेंट के ऊपर। वो मैं बताऊँगा आगे आपको। ज़ीरो ऑल्टरेशन होती है, जमा ही डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन के ऊपर, ठीक है। ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, जैसे यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन ही आंसर आएगा ना, तो ऑर्डर फ्रैक्शन आ जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए और सिंपल रिएक्शन के लिए, दोनों के लिए ये ऑर्डर जो है वो काम करता है, ठीक है। ओके, अब एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं जो एक स्टेप में हो जाती हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स में होती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती हैं। अच्छा, अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सबसे पहले आपने रेट लॉ लिखा, रेट एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया कि को सेपरेट कर लिया और ये दोनों रेट के नीचे ले गए। अब रेट क्या होता है आपको मालूम है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, ये पढ़ा ना हमने, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है। सो ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और नीचे क्या है, कंसंट्रेशन है सिर्फ, ठीक है। और x + y को ऐड करने पर हमारे पास ऑर्डर आता है, ठीक है। तो हमने टू द पावर n रेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है ना, तो वो ऐड होकर किसके बराबर आएंगी, ठीक है, n के बराबर आएंगी, ऑर्डर के बराबर आएंगी। तो हमने, क्योंकि ए और बी दोनों कंसंट्रेशन है, ठीक है, सो जब बे सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, x + y वो किसके बराबर आएंगी, n के बराबर आएंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर n के बराबर रख दिया पावर को, ठीक है। तो अब देखिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको मालूम है कि n ज़ीरो है, यानी वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, टाइम को सेकंड, ठीक है। और कंसंट्रेशन लिखते हैं मोल पर लीटर, ठीक है, लेकिन उसकी पावर ज़ीरो है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो उससे जो k की वैल्यू आएगी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पुट कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। और अगर हम मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ को n को 1 पुट करूँगा, ठीक है, तो कंसंट्रेशन तो होगी मोल पर लीटर, नीचे टाइम t सेकंड, और कंसंट्रेशन फिर से होगी मोल पर लीटर, पर पावर 1 है इस बार, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा सिर्फ सेकंड, यानी पर सेकंड आ जाएगी, ऊपर जाके वो पर सेकंड हो जाएगा। तो जो k की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो आती है 1, सॉरी, पर सेकंड। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप यहाँ पे 2 आ जाएगा इनकी जगह, तो यहाँ पे एक पावर कम हो जाएंगी। अब सारी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, तो ये बन जाएगा पर मोल लीटर पर सेकंड, ठीक है। बिकॉज जब ऊपर जाएंगी ना ये, तो साइन चेंज हो जाएंगी, जैसे यहाँ में मोल है तो पर मोल हो जाएगा, लीटर पर लीटर जो वो लीटर हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, और सेकंड पर सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की जो यूनिट्स है वो ये आती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आती है, और ज़ीरो ऑर्डर के लिए ये आती है, ठीक है। तो बाकी अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, तब तक थैंक यू।